हेलो स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ डायमेंशन, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां पे आपको मोर देन 100 एमसीक्यूज मिलेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका ये टॉपिक क्लियर होगा और आने वाले एग्जाम में आप अच्छी तरह से इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज, टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस। ओके, तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज दिए हैं। फर्स्ट है ए और सेकंड है बी। दोनों के डायमेंशंस डिफरेंट है। ओके सर, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली मीनिंगफुल। ओके, तो अगर दोनों के डायमेंशंस डिफरेंट है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी किस टाइप के मैथमेटिकल इक्वेशन पॉसिबल है। ओके, जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टडी किया था, वहां पे किसी भी इक्वेशन में जितने भी टर्म्स आते हैं हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अगर हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिया तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन में 3 टर्म्स आ रहे। एक है s, ये दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म ये है। सो तीनों टर्म्स के डायमेंशन सेम होते हैं। ओके, अब हम किसी भी इक्वेशन में टर्म कैसे डिसाइड करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। अगर वहां पे एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है या ग्रेटर देन होता है या लेस देन होता है या इक्वल टू होता है, तो ये फिजिकल ऑपरेटर सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेटर उस इक्वेशन को टर्म्स को डिसाइड करते हैं। ओके, तो यहां पे हर टर्म का एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके सर, तो अब इस इक्वेशन में एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कितने टर्म्स है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म। दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है कि दोनों के डायमेंशंस डिफरेंट है, तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि सब्ट्रैक्शन आया है। अगर सेकंड इक्वेशन लेते हैं, सेकंड ऑप्शन लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस आया है, तो यहाँ पे भी दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेकिन यहाँ पे भी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, तो टर्म्स डिसाइड करने के लिए ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेशन है, तो ये पॉसिबल है क्या? द आंसर इज दैट यस, ये मीनिंगफुल इक्वेशन है, ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। अब फोर्स के डायमेंशन डिफरेंट है, एक्सेलरेशन के डायमेंशन डिफरेंट है। ओके, तो यहां पे भले ही दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है, दोनों के डायमेंशन डिफरेंट है, लेकिन हम फिजिक्स में ऐसा लिख सकते हैं, मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज मीनिंगफुल। ओके, फिजिकली ये मीनिंगफुल है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज g to the power p or h to the power q, where g is acceleration due to gravity and h is the height. The value of p and q are, okay, तो velocity, okay, जो भी है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? इनका कहना है कि इट चेंजेस एज g to the power p h to the power q। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h जो भी है इट्स अ हाइट। तो यहां पे हम इक्वेशन लिखते हैं जो भी दिया है इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू g टू द पावर p h टू द पावर q। ओके, कांस्टेंट आप लेना हो तो ले सकते हो। ओके, तो इन्होंने सीधा सीधा दिया है तो मैं सीधा सीधा ले रहा हूं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इजीली। सो डायमेंशंस ऑफ v, दैट्स अ वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ g टू द पावर p, डायमेंशंस ऑफ h टू द पावर
क्यू। ओके सर, अब v क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी के डायमेंशन हमें पता है सर, इट्स अ m0 l1 t माइनस 1। ओके, उसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन के डायमेंशन पता है, और हाइट मींस लेंथ। तो सभी के डायमेंशन यहाँ पे लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटीज m0 l1 t माइनस 1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशंस क्या होते हैं सर? इट्स अ m0 l1 t माइनस 2। h के डायमेंशन, और इसका पावर कितना है? p है। ओके, h के डायमेंशंस कितने हैं? इट्स m0 l1 t0। ओके, इट्स अ लेंथ ओनली, और इसका पावर कितना है? q। ओके, अब यहां पे अगर हम कंपेयर करते हैं सभी के पावर्स का, तो यहाँ पे m का पावर कितना है? 0। यहाँ पे m का पावर 0 है। 0 मल्टीप्लाइड बाय p 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय q 0 होगा। ओके, तो m के बेसिस पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम l के बेसिस पे कंसिडर करते हैं, तो या एक स्टेप आप ऐड भी कर सकते हो। कैसे? देखिए, यहाँ पे m0 l1 t माइनस 1 सबको कंबाइन करेंगे पावर मल्टीप्लाई करने के बाद। सो यहाँ पे m0 और m0, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना आएगा? m टू द पावर 0 आएगा। सो l p प्लस l q, सो l टू द पावर p प्लस q। t टू द पावर कितना होगा सर? माइनस ट्वाइस p। ओके, प्लस 0 है यहाँ पे, q 0 q 0 हो जाएगा। ओके, सो अब कंपेयर कर लो दोनों की पावर। सो यहाँ पे m का पावर 0, यहाँ पे m का पावर 0 है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। l टू द पावर 1, l टू द पावर p प्लस q, तो यहाँ पे हमें एक फर्स्ट इक्वेशन मिला है। सो p प्लस q इज इक्वल्स टू 1। l टू द पावर 1, l to the power p plus q, therefore p plus q is equals to 1। t to the power minus 1, t to the power minus twice p, so therefore minus twice p is equals to minus 1। ओके सर, अब यहाँ पे माइनस ट्वाइस p is equals to minus 1 है, तो p की वैल्यू कितना होगा? ट्वाइस p is equals to 1, p is equals to 1 by 2 हो जाएगा। ओके, p to the power 1 by 2 हो जाएगा। अब p to the power 1 by 2 अगर है, तो ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो q की वैल्यू कितना आएगा सर? q इज आल्सो इक्वल टू 1 by 2 ही आना चाहिए। सो दोनों के पावर 1 by 2 1 by 2 आ रहे हैं, तो ऑप्शन यहां पे कौन सा होगा सर? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, तो किस तरीके से हमने p की वैल्यू और q की वैल्यू फाइंड आउट किया है। g का पावर p है, तो उसका पावर कितना होगा? 1 by 2, और इसका पावर कितना होगा? 1 by 2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। Okay, next question. The quantities A and B are related by the relation m is equals to a by p, where m is a linear density, and a is a force. Okay, sir. The dimensions of B are, तो जो भी इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो m is equals to a upon b। अब m क्या है सर? m इज अ लीनियर डेंसिटी। ओके, लीनियर डेंसिटी, तो लीनियर डेंसिटी क्या होता है सर? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो m के डायमेंशंस क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे सीधा सीधा डायमेंशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ b। ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है सर? डायमेंशन ऑफ b फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ m। ओके, अब m क्या है? इट्स अ लीनियर डेंसिटी मींस मास पर यूनिट लेंथ। सो इसके डायमेंशंस क्या होंगे सर m के? तो m के डायमेंशन जो भी होना चाहिए, ओके, m इज अ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी है। सो यहाँ पे m1 l माइनस 1 t 0 आएंगे। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर डेंसिटी। ओके, स्मॉल m मीन्स मास नहीं है, इट्स अ लीनियर डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, तो हमने ले लिया उसके डायमेंशंस। अब फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे सर? सो a इज अ फोर्स, और फोर्स के डायमेंशन होंगे यहाँ पे m1 l1 t माइनस 2। ओके सर, अब दोनों के डायमेंशंस हमें पता है, तो दोनों के डायमेंशंस यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो m
1L1 T minus 2. These are the dimensional formula of force upon linear density का डायमेंशन कितना है? So M1L minus 1. ओके सर, अब यहां पे M1 है, M1 डिनोमिनेटर में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, L1 है, L माइनस 1 है, माइनस 1 ऊपर आएगा तो प्लस 1 होगा। सो यहां पे M0 L माइनस 2 और T माइनस 2। ओके, अब ये जो भी डायमेंशंस आए हैं, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ B। ओके, अब B क्या है सर? द डायमेंशंस ऑफ B आर, तो ये तो हमें डायमेंशंस मिल गए, लेकिन यहाँ पे डायमेंशंस आंसर में नहीं है। यहाँ पे वर्क है, प्रेशर है, नन ऑफ अबव, लैटेंट हीट। ये जो डायमेंशंस होते हैं सर, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ लैटेंट हीट। ओके, प्रेशर के डायमेंशंस हमें पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। वर्क का डायमेंशंस हमें पता है। ओके, तो ये वर्क का डायमेंशन नहीं है, प्रेशर का नहीं है, ये किसका डायमेंशन है? सो M0 L माइनस 2 T माइनस 2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ लैटेंट हीट। ये आपको याद रखना है। Next question, the frequency of vibration F of a mass M suspended from a spring of spring constant K is given by a relation of this type. F is equals to C M to the power X K to the power Y, where C is a dimensionless quantity. Okay, the value of X and Y are, the value of X and Y are. Okay sir, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट्स अ 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट्स M? M इज अ मास ऑफ द स्प्रिंग, सॉरी मास जो उस स्प्रिंग को सस्पेंड किया उसका मास दिया है। व्हाट इज K? K इज अ फोर्स कांस्टेंट, ओके, या स्प्रिंग कांस्टेंट। अब सर हमें सभी के डायमेंशंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या होंगे सर? फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं 1 अपॉन टी, मीन्स M0 L0 T माइनस 1 आएगा। ओके, 1 अपॉन टाइम है तो T माइनस 1 आएगा। ओके, उसके बाद मास के डायमेंशन क्या होंगे सर? सो मास के डायमेंशन जो भी होंगे यहाँ पे, इट्स M1 L0 T 0 हो गया। अब फोर्स कांस्टेंट है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, सो K इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स के डायमेंशंस हमें पता है, लेंथ के डायमेंशंस पता है। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं सर? M1 L1 T माइनस 1, और लेंथ के डायमेंशन कितने होते हैं? L1। ओके, तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट के डायमेंशन क्या हो गए? M1 L0 T माइनस 2। ओके, सो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट के डायमेंशन जो भी होंगे, इट्स M1 L0 T माइनस 2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट। ओके सर, अब तीनों के डायमेंशंस पता है, इक्वेशन को हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो उस इक्वेशन के बेसिस पे अगर डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ M इंटू डायमेंशन ऑफ K। K टू द पावर कितना है? Y, और M टू द पावर कितना है? X। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, K के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू M0 L0 T माइनस 1 इज इक्वल्स टू M1 L0 T टू द पावर 0, और इसके डायमेंशंस कितना है सर? M1 L0 T माइनस 2। सो M1 L0 T माइनस 2। ओके सर, अब इसका पावर कितना है? X है, और इसका पावर कितना है? Y है। अब डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो आप। ओके, तो डायरेक्ट कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, यहाँ पे M टू द पावर 0 है, यहाँ पे M टू द पावर कितना होगा? X, यहाँ पे M टू द पावर कितना होगा? Y। तो x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल रहा है यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 0। ओके, l टू द पावर 0 है, l टू द पावर 0 है, l टू द पावर 0 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा। t टू द पावर माइनस 1 है, t टू द पावर 0 होगा, t टू द पावर माइनस 2y होगा। सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1।
Okay, so therefore 2y is equals to 1, y is equals to 1 by 2. ओके सर, y की वैल्यू कितना आया, 1 by 2 आ गया। अब x की वैल्यू कितना आएगा, अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आएगा -1/2। सर हमें x और y की वैल्यू मिल चुका है, x की वैल्यू है -1/2 और y की वैल्यू है 1/2, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सॉरी, यहाँ ये आंसर होगा उसका, x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू 1/2, सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। ओके, इस तरीके से हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, जो भी वाटर सरफेस के ऊपर जो भी वेव्स फॉर्म होते हैं, उन वेव की बात यहाँ पे हो रही है। द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव v may depends upon their wavelength। ओके, वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड हो सकता है, डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड हो सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। ओके, जो भी वाटर वेव्स सरफेस के ऊपर मोशन में है, उनकी जो भी वेलोसिटी होगा तो उस वेव की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड हो सकता है, उस वाटर की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड हो सकता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। ओके, द मेथड ऑफ डायमेंशनल गिव्स द रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज एज। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्टिव टाइप में लेंगे हम, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो भी होगा सर, ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट लेंगे हम, ओके, इनटू किस किस के ऊपर डिपेंड है, लैम्बडा टू द पावर हम ए कंसिडर करेंगे, उसके बाद डेंसिटी मींस रो टू द पावर बी कंसिडर करेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर सी कंसिडर करेंगे। ओके, अब यहां पे हमें v इज अ वेलोसिटी, k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लैम्बडा इज अ वेवलेंथ, रो इज अ डेंसिटी, ओके, और g इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम इनके डायमेंशंस यहाँ पे लिख लेते हैं। किस किस का डायमेंशन हमें लिखना है सर, हमें v का डायमेंशन लिखना है, हमें लैम्बडा का डायमेंशन लिखना है, रो का डायमेंशन लिखना है, और g का डायमेंशन लिखना है। ओके, सो v के डायमेंशन क्या होंगे सर, v इज अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे सर, सो m0 l1 t -1। ओके, रो के डायमेंशंस, व्हाट इज रो, इट्स अ डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे इसके डेंसिटी के डायमेंशंस क्या होना चाहिए, मास एक टर्म में आ रहा है, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए वॉल्यूम मींस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सो -3 आएगा, और टाइम का डायमेंशन कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब रो, सॉरी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमें अच्छी तरह से पता है, बहुत बार यूज किया है। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इट्स अ मास 0 डायमेंशन में होगा, लेंथ 1 t -2। ओके सर, अब ये सभी डायमेंशंस यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हम इसको डायमेंशनल इसमें लिखेंगे, ओके, सो डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी के डायमेंशंस कितने हैं, m0 l1 t -1 is equals to, this is the dimensionless quantity, so dimension of lambda is, डायमेंशन ऑफ लैम्बडा क्या होता है, इट्स अ लेंथ, वेव लेंथ, सो इसके डायमेंशन आएंगे m0 l1 t0 टू द पावर a। ओके सर, रो के डायमेंशंस क्या है, m1 l -3 t0, m1 l -3 t0, इसका पावर कितना होना चाहिए सर, b होना चाहिए। ओके, g के डायमेंशंस क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m0 l1 t -2, m0 l1 t -2, और इसका पावर कितना है सर, c। ओके, अब कंबाइन करके एक बार हमें लिख सकते हैं यहाँ पे, सो कंबाइन कर लेंगे इनको, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 b, ओके, सो m टू द पावर कितना आएगा सर, b, m टू द पावर कितना आएगा, b, l टू द पावर a माइनस b प्लस c, सो l टू द पावर a -3b
प्लस सी। ओके सर, और टी का पावर कितना आएगा सर? टी का पावर आएगा यहाँ पे 0 0 माइनस ट्वाइस सी, माइनस ट्वाइस सी। ओके, सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी है m0 l1 t माइनस 1। ओके, अब यहां पे अगर हम कंपेयर करते हैं m के डायमेंशन बोथ साइड, तो b की वैल्यू कितना आ रहा है सर? b b की वैल्यू निकल के आ रहा है 0। उसके बाद l के डायमेंशन कितना है? यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है? a माइनस 3b प्लस c। सो 1 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b प्लस c। ओके सर, और माइनस 1 इज इक्वल्स टू t के डायमेंशंस, माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस सी, ट्वाइस सी। ओके, अब यहां पे ट्वाइस सी इज इक्वल्स टू 1, सी इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। ओके सर, सी का डायमेंशन कितना है? 1/2 आया। अब इसी तरह अगर हम b का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके, तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 आएगा। a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ओके, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो अब c की वैल्यू कितना है? 1/2 है। तो a की वैल्यू कितना होना चाहिए? a शुड बी इक्वल्स टू 1/2 होना चाहिए। ओके, तो a की वैल्यू और c की वैल्यू मिल चुका है। a की वैल्यू c की वैल्यू हमें मिल चुका है। तो अब सही एंगल में ये इक्वेशन कैसा होगा? तो यहां पे सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और यहां पे अभी ध्यान से सुनिएगा। सो v इज इक्वल्स टू k। ओके, दिस k इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। a की वैल्यू कितना है? 1/2, तो लैम्डा टू द पावर 1/2, लैम्डा टू द पावर 1/2। रो की वैल्यू कितना है? b, और b की वैल्यू कितना है? 0। तो यहां पे रो का टर्म नहीं आएगा, रो का टर्म नहीं आएगा। g टू द पावर c है, c की वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो g टू द पावर 1/2। ओके सर, अब ये हमारा आंसर आ गया। सो v इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर, सॉरी, लैम्डा टू द पावर 1/2 और g टू द पावर 1/2। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। क्या ये आंसर दिया है कि यहाँ पे? ओके, तो सभी स्क्वायर के टर्म में दिया है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूं, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, सिंपली लैम्डा होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली g होगा। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो इस तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, और वो भी प्रोडक्टिव टाइप में, ओके, प्रोडक्टिव टाइप में, तो हम इजीली डायमेंशंस के बेसिस पे हम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस इजीली वो कैसे डिपेंड होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force F is given by F is equals to AT plus BT square where T is time. Okay sir, what are the dimensions of A and B? बहुत easy question है। So F is equals to AT plus BT square, AT plus BT square। ओके, हमें A के डायमेंशंस और B के डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे, और वो क्या कहता है सर? किसी भी इक्वेशन में हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है सर? 1, 2 और 3। तो यहाँ पे ये इक्वेशन इक्वल टू से सेपरेट किया है, और यहाँ पे टर्म बना है प्लस की वजह से। ओके, सो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। So on the basis of this one, on the basis of principle of homogeneity, each term has same dimensions. So therefore, on the basis of this one, we can say that dimension of F should be equals to dimension of AT. Okay, dimension of S should be equals to dimension of AT. Again, dimension of F should be equals to dimension of BT square. ओके, BT स्क्वायर। बहुत इजी हो गए तो। ओके, कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं? सो डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T, और T क्या है सर? टाइम है। सो डायमेंशन ऑफ A फाइंड आउट करना है सर हमें। सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ T। अब डायमेंशन ऑफ F क्या होता है सर? F इज अ फोर्स, F इज अ फोर्स। ओके,
सो देयरफॉर फोर्स कहा है आपको, तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l1 t माइनस 2, और डायमेंशन ऑफ t क्या है सर, इट्स अ t1। जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर आएगा, सो इट्स अ m1 l1 t माइनस 3। ओके, उसी तरह से जैसे हमने इस साइड सॉल्व किया है, उसी तरह से डायमेंशन ऑफ बी क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एफ क्या है, m1 l1 t माइनस 2, और डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ओके, जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 4, ये प्लस 2 ऊपर आएगा तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 बिकम अ प्लस, तो माइनस 4, सॉरी माइनस 2 बिकम अ माइनस 4। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ए के डायमेंशन इतने होना चाहिए और बी के डायमेंशन ये होना चाहिए, m1 l1 t माइनस 4। ओके, नेक्स्ट वन, the dimensions of k in the equation w is equal to 1 by 2 kx square is। ओके, अब यहां पे देखिए, ये जो भी इक्वेशन है, डायमेंशन इन दिस इक्वेशन w is equal to 1 by 2 kx square, what is w? W is a work which is equal to half kx square, और x is a distance या displacement कह सकते हो आप, ये वर्क है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, so therefore we can write here dimensions of w is equals to dimensions of k, जो हमें फाइंड आउट करना है, into dimension of x square। ओके, डायमेंशन ऑफ w क्या है, वर्क है, वर्क मीन्स एनर्जी, और उसके डायमेंशंस कितने होते हैं सर, इट्स अ, या आप इसको डायमेंशन ऑफ k लिख लीजिए, इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ w अपॉन डायमेंशंस ऑफ x स्क्वायर। अब W की डायमेंशंस क्या होंगे वर्क के, इट्स अ m1 l2 t माइनस 2 अपॉन, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, इट्स अ l2, डिस्टेंस का स्क्वायर है l2, तो यहाँ पे m1 l0 t माइनस 2, ये आना चाहिए आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इफ वी डिनोट the potential difference across the plates of capacitor of capacity C, the dimensions of CV square are, dimensions of CV square are। ओके, यहाँ पे ज्यादा हमें दिमाग पे ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, और वोल्टेज कितना अप्लाई किया है, V है। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड inside the capacitor is always equals to half into CV square। ओके, ये फॉर्मूला होता है सर। अब हाफ क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। व्हाट इज दिस वन, CV square, दिस इज नथिंग बट द, ओके, हाफ CV square इज अ एनर्जी, हाफ CV square इज अ एनर्जी, तो इस टर्म की जो भी डायमेंशन होना चाहिए वही एनर्जी के डायमेंशन होंगे, मीन्स एनर्जी के जो भी डायमेंशन होंगे वो CV स्क्वायर के डायमेंशन होना चाहिए। सो देयरफॉर CV स्क्वायर के डायमेंशन जो भी होंगे, इट्स अ डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब यहां पे सर एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, इट्स m1 l2 t माइनस 2, तो CV स्क्वायर के डायमेंशन होंगे m1 l2 t माइनस 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ओके, तो इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन जो भी है उसका यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, नए नए फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये टर्म्स जो भी है, ये फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है वो नए नए है। ओके, दिस आर द न्यू टू यू। सो जैसे जैसे हम अगले चैप्टर करते जाएंगे तो आपके बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को आप फैमिलियर होंगे, उनके डायमेंशंस पता होंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर ये सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता ही नहीं है। आप जस्ट 10th पास किए हैं, अभी 11th स्टडी स्टार्ट किया है और ये फर्स्ट ही चैप्टर है हमारा। तो आगे हम और रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को सबसे लास्ट में, जब हम
सभी फिजिकल क्वांटिटी फैमिलियर होंगे, तब आपको ये यूनिट बहुत ही ईजी लगेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।